नमस्कार, मैं आकाश पाठक और एमपीपीएससी 2019-20-21 ये 3 परीक्षाएं हैं जो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित हैं। इनके केसेस हैं और इनके फाइनल रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। इसके संबंध में आज हम आदरणीय विभोर खंडेलवाल सर के पास में आए हैं जो एमपी हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। और जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 2019 का जो केस था उस 2019 के केस को सर ने ही लड़ा था और उसी केस के जीतने के पश्चात एमपीपीएससी की हिस्ट्री में पहली बार रीमेंस हो रहा है, जो कि अभी 1957 से लेकर अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो परिणाम जारी हुए हैं उन परिणाम में जो रिजल्ट्स में फॉर्मूले लगाए गए हैं वो फॉर्मूला आज भी गलत हैं। तो उनको लेके जितने भी मुद्दे बन रहे हैं उन मुद्दों को लेके सर एमपी हाई कोर्ट में इंदौर बेंच में इसको लेकर केस लगा रहे हैं। तो इन केसेस में क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं उसको लेकर आज हम सर से चर्चा करने वाले हैं। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों से, याचिकाकर्ताओं से जो इसमें शामिल हैं, प्रश्न आमंत्रित किए थे जो सर से प्रश्न पूछना चाहते थे, क्योंकि सर से एक साथ में बात नहीं हो सकती सबकी। तो इसलिए हमें वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल सके। तो हम एक एक करके सर से प्रश्न करेंगे और सर इसके बारे में हमको लीगल एडवाइस देंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो सर आज बात करेंगे 2019, सबसे पहले 2019 के केस के बारे में। और इसमें सर सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा कि इसमें जीएडी ने 87-13% का एक फॉर्मूला दिया था एमपीपीएससी को कि इसके माध्यम से आप रिजल्ट जारी कीजिए। इसको लेके जो 2019 और 21 का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि ये 87-13% फॉर्मूला जो जीएडी का है, क्या ये लीगली आगे बढ़ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो सही है या नहीं है? वन वर्ड में आंसर दें तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। जब तक आप रूल्स अमेंड नहीं करेंगे, कोई भी सर्कुलर किसी रूल को सुपरसीड नहीं करता। अगर एग्जाम 100% पे ले रहे हैं तो रिजल्ट 100% पे देना चाहिए। पीएससी को इसलिए सरकार से अलग बनाया ताकि एक निष्पक्ष एग्जाम कंडक्ट कर सके, उसके नियम बने हैं विधानसभा से। जीएडी एक सर्कुलर दे और एमपीपीएससी उसको एज इट इज अडॉप्ट कर ले, ये अपने आप में दिखाता है कि पीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी अब नहीं रही। ये जो नया फॉर्मूला 87 और 13% की प्रोविजनल की 2 लिस्ट का लेके आए हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और ये क्वैश होगा, ये सस्टेन नहीं करेगा। ओके सर, जैसे 2019 का केस पहले था और पहले एमपीपीएससी ने रोस्टर नियम को लागू करते हुए रिजल्ट निकाले थे जिसको आपने कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन हुआ ये था कि मेंस परीक्षा से पहले कोर्ट से किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं आया और उस कारणवश वो मेंस परीक्षा आयोजित हो गई थी और उसके बाद उसको रद्द करना पड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इस फॉर्मूले पे लेके आप जो अभी केस लगा रहे हैं, अगर हम मान के चलो तो इस केस में मेंस परीक्षा होने से पहले क्या इस पे स्टे मिल जाएगा हमें? ऐसा हमारा प्रयास है कि मेंस से होने से पहले, क्योंकि ये इलीगल है, इस पे भी स्टे मिले। पिछली बार भी हमने प्रयास किया था लेकिन एमपीपीएससी की जिद थी कि हम सब कुछ लीगल कर रहे हैं इसलिए मेंस ले ली जाए। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया था कि मेंस जो है दैट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। और अल्टीमेटली नुकसान एमपीपीएससी का नहीं हुआ, नुकसान हुआ उन बच्चों का जिन्होंने एग्जाम ले ली। अब वो पिटिशन में है, परेशान हो रहे हैं। अगर वही गलती एमपीपीएससी दोहराएगा तो बच्चों को ही उसकी परेशानी होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में पिछली बार हम जब इंटरव्यू किया था, हमने पिटिशन लगाई थी, हमारी हियरिंग से पहले स्टे हो चुका जी। इस बार हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से मीन्स इस फॉर्मूले पर ना हो। सर यहाँ एक क्वेश्चन और बन रहा है कि अगर मान के चलते हैं कि कोर्ट में किसी कारणवश समय लग गया और जजमेंट नहीं दिया उन्होंने एग्जाम से पहले और 87-13% फॉर्मूले पे मेंस परीक्षा जैसा कि एमपीपीएससी ने प्रस्तावित रखा है जनवरी के 2य सप्ताह के बीच में वो शुरू कर सकते हैं, और अगर ये एग्जाम हो जाता है तो क्या फिर से रीमेंस होगा, इसका रद्द होगी ये परीक्षा फिर से? बिल्कुल रद्द होगी। हमने अभी कुछ देर पहले ऐसा उदाहरण दिया था कि अगर कोई बीज में बीमारी लगी, वो बीज आपने रोप दिया, उससे जो पौधा पेड़ निकलेगा वो कोई बहुत हेल्दी नहीं हो सकता, उसका नष्ट होना तय है। तो अगर ये जो मूल समस्या है, अगर यही इनवैलिड है, इलीगल है,
तो ये आगे कितनी भी आगे बढ़ा लें, इंटरव्यू तक ले जाए, मेंस तक ले जाए, नियुक्ति तक ले जाए, अल्टीमेट रिजल्ट होगा क्वाश फैक्टर। तो अगर ये मेंस लेते भी हैं तो वो भी क्वाश होगी, रद्द होगी, दोबारा से फिर से होगी, बिल्कुल होगी। लीगल 100% पे। हमें ऐसा लगता है कि इससे पहले कोर्ट ही इसको स्टे कर देगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं। सर एक प्रश्न इसमें ये उठ के आया है कि इस फॉर्मूले की वजह से जो भी रिजल्ट जारी हुए हैं 2019 और 21 के, तो उसमें ओबीसी आरक्षण की 2 लिस्ट बनी हुई हैं, एक 14% की मेन लिस्ट है और 13% की प्रोविजनल लिस्ट है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठा है कि एक हम कंडीशन लेके चलते हैं कि ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो यदि 14% पर आता है एक कंडीशन के आधार पे, और जब 14% पे आता है तो ओबीसी की जो प्रोविजनल की लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी, उन्होंने जैसा पीएससी ने स्पष्ट किया है, तो वो यदि समाप्त हो जाती है तो ओबीसी का जो मेन लिस्ट है उसमें कट ऑफ है 74 यानी 148 नंबर और यूआर का है 73 यानी 146। तो यहाँ पे ओबीसी का 2 नंबर कट ऑफ ज्यादा जा रहा है और यूआर का 2 नंबर कम हो रहा है, जबकि इसी आधार पे पिछली बार चैलेंज किया गया था जिसमें बराबर किया गया था। तो यदि 14 पे आता है तो ये ओबीसी के साथ में गलत हो जाएगा? नहीं, ये ओबीसी के साथ साथ यूआर के साथ भी गलत हो जाएगा और सभी हर एक विद्यार्थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसके साथ गलत हो जाएगा जी। क्योंकि अगर आपने मेरिट होल्डर को उसका बेस्ड ऑन हिज मेरिट अगर आपने यूआर कैटेगरी में नहीं जाने दिया है तो पूरी प्रक्रिया दूषित है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी का नुकसान होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर बच्चे का नुकसान। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि इन्होंने अपना जो रिजल्ट जारी किया है और उसमें कहा है कि जो 13% प्रोविजनल होंगे, तो प्रोविजनल मेंस में चाहे जितने नंबर लाएं, इंटरव्यू में चाहे जितने नंबर लाएं, और फाइनली जो रिजल्ट होगा उसमें भले वो टॉपर क्यों ना हो फिर भी वो 13% में ही रहेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली हास्यास्पद है। तो ये आपने एक सेक्शन बना दिया है, फेयर कंपटीशन नहीं है, 13% बच्चे को 13% कैटेगरी में ही रख दिया। अब वो 87% वाली कैटेगरी से कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो ये तो जो अजीब सा रिजर्वेशन इन्होंने कर दिया है, ये तो सस्टेन करता ही नहीं है इंडिया सॉफ्टवेयर। तो इसमें सर हम ये मान सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को 13% में रखकर उसका आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है, स्ट्रेट वायलेशन, क्योंकि उसको 100% में कॉम्पिटिटिव करने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस 13% के लिए कौन सी सीट उन्होंने रिजर्व की, कौन सी पोस्ट है जो 13% के लिए कर दी? 87 वाले बच्चे क्या इन 13% पोस्ट जो उन्होंने रिजर्व किए हैं उन पे कॉम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या जो 87% वाले बच्चे हैं जो 13% हैं उन 87 पोस्ट के लिए कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक कुछ अजीब से ही हो गया ये आर्टिकल 14 का स्ट्रेट वायलेशन। अच्छा, एक सर समस्या और कॉमन अभी निकल के आई है, वो एमपीपीएससी में पहली बार हुआ है। 2021 के प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है उसमें महिलाओं का जो कट ऑफ है वो सभी कैटेगरी में मेल के कट ऑफ के बराबर है। अभी तक ऐसा कभी नहीं होता है। एमपीपीएससी ने इसके संबंध में एक अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस था राजेश डालिया बनाम राजस्थान का, और उसका उल्लेख किया है कि उसके आधार पे हमको पर्याप्त महिलाएं जो हैं वो मिल चुकी हैं, तो इस वजह से वो कट ऑफ जो है सभी का समान गया है। तो यहाँ पे प्रश्न सिर्फ इतना सर पूछना था कि क्या महिलाओं के कट ऑफ बराबर जा सकता है? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। आपको लेना है 15 गुना बच्चे पोस्ट से जी, इसमें 20 गुना लेना है नए वाले। 24 गुना बच्चे ले लिए हैं जी। अब कट ऑफ इनका सेम आ रहा है, ये उसका डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं कि कितनी महिलाओं की सीट रिजर्व थी जी, और उनका 15 टाइम लिया है, 24 टाइम लिया है, कैसे लिया है इन्होंने, वो एकदम कंसील करके रखा है। तो हमने कोर्ट में अपनी पिटिशन में रिक्वेस्ट की है कि डिस्क्लोज करें पूरा डेटा कि कितने रिजर्व कैटेगरी बच्चों को आपने यूआर में जाने दिया है, कितनी फीमेल्स हैं उसमें, वो डेटा ही डिस्क्लोज नहीं किया, पूरा कंसील किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है फेयर कैलकुलेशन होगा तो कट ऑफ पर डिफरेंस आना चाहिए, मतलब नीचे गिर सकता है कट ऑफ। बिल्कुल। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जैसे महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 33% दिया जाता है, तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितना परसेंटेज उनको दिया गया है वो तो उनको मिलना ही है। इसके अलावा यदि उस कैटेगरी में कोई भी विद्यार्थी है जो कि मेरिटोरियस है और तो उसको ओपन में आ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ये वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जी। मिनिमम 33% माँ होनी चाहिए। अगर मिनिमम 33% नहीं होती तो इन्हें लेके आनी पड़ेगी रिजर्व कैटेगरी से, लेकिन 33% का पार्टिसिपेशन हो गया तो बाकी ओपन फेयर कंपटीशन होगा। अच्छा, ओके।
तो मतलब सर इसमें चैलेंज आप कर रहे हैं इसको लेके कि वो अपना डाटा डिस्क्लोजर करें, डिस्क्लोजर के बाद सही स्थिति सामने आएगी। हमें तो बहुत जो बच्चे जितने सिलेक्ट होने चाहिए थे उससे कई गुना ज्यादा ले लिए इन्होंने जी, तो वो किस आधार पे लिए हैं, कौन से रूल को फॉलो करके लिए वो भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये 2019 में भी हुआ है सर कि लगभग में 9,500 के आसपास विद्यार्थियों को लेना था इनको। वैसे तो 15 गुना 8565 स्टूडेंट्स हो रहे थे और लास्ट नंबर कैंडिडेट ले लेते हैं तो 1000 और जुड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ 13,176 है। वो लास्ट नंबर पे कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये 13,000 पार कर जाए ऐसा मुझे लगता नहीं। वो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, कोर्ट में देखेंगे। जी जी जी, ये क्वेश्चन सर यही है, सब कुछ जो गलतियां हो रही हैं वो इसी फॉर्मूले की वजह से हो रही हैं, 87-13% फॉर्मूले से। अब एमपीपीएससी 2019 का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो प्रोविजनल लिस्ट है तो 2 है, एक यूआर की एक ओबीसी की। तो यूआर कैटेगरी की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रखा गया है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के, जबकि यूआर सभी के लिए होता है। बिल्कुल। तो क्या ये न्याय संगत है या नहीं? न्याय संगत तो कोई भी इसको नहीं कह सकता। अगर आप देखिए हमें जितना ध्यान आ रहा है कि जो 87% वाली मेन लिस्ट का कट ऑफ है जी और यूआर कैटेगरी वाला कट ऑफ है जी, जो प्रोविजनल लिस्ट का इनका 13% वाला यूआर का कट ऑफ है जी, उससे ज्यादा 87% ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ चले गए जी। उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने जो 13% की प्रोविजनल लिस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, उसमें केवल जनरल कैटेगरी के बच्चे भरे, रिजर्व कैटेगरी वाले नहीं लिए, ऐसा देख के लगता है। जी जी बिल्कुल, उसमें तो उसको हमने चैलेंज किया है, उसी आधार पे फिर से यही गलती उन्होंने प्रीवियस राउंड में दोहराई थी जी, की थी जी, उसमें पूरे 100% में लगा था। हाँ, अब वही गलती दोहरा रहे तो देखते हैं कितना टिकता है। अच्छा अच्छा, तो सेम गलती है तो सीधी सी बात है कि अभी जो 7 अप्रैल का जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज जो बेसिक फॉर्मूला है 87-13-13 का जो ये एमपीपीएससी ने एक इवॉल्व किया है जी, ये किस रूल से सपोर्टेड है, किस एक्ट से सपोर्टेड है, किस स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी रूल, कौन से कहां से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। कोई किसी भी चीज का जेनेसिस जो है वो देखना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई अथॉरिटी दी आपको, किसी स्टैट्यूट ने कोई एक्ट ने आपको कोई अथॉरिटी दी, किसी रूल रेगुलेशन ने आपको कोई अथॉरिटी दी। ये नए नए आइडियाज ला के इम्पोज करते हैं, चलती हुई एग्जाम के बीच में नया कैलकुलेशन लगा देते हैं और वो उसका टिकना संभव नहीं है। जी जी जी, तो सर मतलब ये कह सकते हैं कि अगर विधानसभा के द्वारा या किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा अगर आपको शक्ति प्राप्त नहीं दी गई है तो सिर्फ जीएडी के एक लेटर के आधार पे आप उसको लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल, और यही प्रीवियस राउंड ऑफ लिटिगेशन में कोर्ट ने कहा था जी कि चलती हुई एग्जाम के बीच में आप उसके नियम नहीं बदल सकते। अब ये नया नियम लाके इन्होंने चलती हुई एग्जाम में दूसरी बार नियम को बदला है। हाँ, तो ये असंवैधानिक है। ये हमारा प्रयास है कि जल्दी इसका निराकरण हो, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो कैंडिडेट्स पे बीत रही है, स्टूडेंट्स पे बीत रही है, वो एक अत्याचार है और जल्दी खत्म होना चाहिए। ओके सर, अगला प्रश्न है कि जो 87-13-13 टोटल मिला के 113% होता है और 113% पे इन्होंने रिजल्ट्स जारी इस बार फिर से किया, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कवरेज है 4 जुलाई की है सर। तो 4 जुलाई की कवरेज में स्पष्ट आयोग की तरफ से उसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि हम माननीय हाईकोर्ट में 2 बार गए थे और हाईकोर्ट से हमने इजाज़त मांगी थी कि हमको 113% पे आगे बढ़ना चाहिए, और जिसमें हमने कहा था कि 40% यूआर और 27% ओबीसी अधिकतम लेके हम चलेंगे, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने 2 बार हमको मना कर दिया है कि आप 113% पे आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बढ़ना है तो 100 पे बढ़िए आप, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने 113% पे अभी रिजल्ट निकाला, तो क्या ये न्यायालय की अवमानना कह सकते हैं? और क्या आपने 113% को भी चैलेंज किया था 7 अप्रैल के जजमेंट में? मैंने ये ऑर्डर तो नहीं देखा कि आप 113 पे ना निकालो जी, ऐसा कोई डायरेक्शन हो, तब कंटेम्प्ट की बात आती है जी। कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा अलग है, इट इज बिटवीन द कोर्ट एंड लिटिगेंट जी, बिटवीन दी कंटेम्नर। लेकिन इसमें अगर हाईकोर्ट ने अगर किसी ऑर्डर में कहा है कि आप 113 पे नहीं निकालोगे, 100 पे निकालोगे, जी,
और फिर ये अगर आया है तो कंटेम्प्ट है। सर मुझे ध्यान नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है। 4 जुलाई का सर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कवरेज है, उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे एमपीपीएससी से तो काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उसको लेकर उन्होंने कवरेज किया था कि आप रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आयोग का कहना था कि हम ओबीसी रिजर्वेशन का जजमेंट आया नहीं है, तो हमने न्यायालय से भी इजाजत मांगी, लेकिन न्यायालय ने मना कर दिया। न्यायालय की इजाजत क्यों चाहिए? जब कानून क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, तो न्यायालय कोई अनुमति देने के लिए थोड़ी कोई जुरिस्डिक्शन लेके बैठा है। हमारा सीधा हमारी जो सीधी बात है जी, रूल्स कहते हैं 100% में निकालना है, उनको 100% में निकालना है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हम तो 27 और 14 का कोर्ट में डिस्प्यूट पेंडिंग है, कोर्ट ने क्लियर कर दिया यू गो अहेड विद 14%। जी, अब कहाँ कंफ्यूजन बचा? कोर्ट ने कहा 14% आरक्षण के साथ आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए और प्रक्रिया आगे बढ़ाइए जी, फिर कहाँ कंफ्यूजन बचा? तो और उसको फॉलो करते हैं तो 100% पे जारी होगा और वो सही होगा। बिल्कुल होगा। और अगर भविष्य में 27% होता है, हम कह रहे हैं 56% होता है, तो उस हिसाब से अमेंड हो जाएगा, भविष्य में लागू हो बिल्कुल जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो अभी कुल मिला के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, तो 100% पे हम ये कह रहे हैं वो उसको पीएससी को जो फॉलो करना है कराए, रिजल्ट 100% पे आना चाहिए। रिजल्ट 100% और 100% के अलावा यदि किसी भी स्थिति में ये लागू करते हैं तो वो फिर आगे चल के वो कैंसिल होना है। ये फिर आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। या तो आप तब तक के लिए रोक दीजिए कि भाई जब तक 27% 14% का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि एक अवैध प्रक्रिया है, आप उसको आगे बढ़ा क्यों रहे हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात कि इस प्रक्रिया में तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि साहब हम नौकरी देना चाहते हैं जी। 27% ओबीसी के आरक्षण की पिटीशन पे सरकार ने कितना प्रयास किया अर्जेंट हियरिंग लगाने का, कितनी मेंशन स्लिप फाइल की। इसके विपरीत देखिए कि सरकार ने इस पे हियरिंग ना हो उसको लेकर कितने एडजर्नमेंट मांगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, कहीं कुछ किताबी लटका है। ये तो सब दिखावे की चीजें हैं, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई रीजन नहीं है इस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने का। सर एक प्रश्न और है इसमें, एमपीपीएससी 2020 को लेके है। एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स हो गया और उसका रिजल्ट जो है वो 113% पे निकाला हुआ है। उसके बाद में इसमें मुख्य परीक्षा भी आयोजित हो गई है। अब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया मेंस का, तो अभी आ गया है नया फॉर्मूला। तो क्या नया फॉर्मूला एमपीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया के बीच में डायरेक्ट मेंस में इसको अप्लाई कर सकते कि नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है इसमें कि क्या इसको ये प्रीलिम्स में लागू करेंगे। और पहली बात तो यही है कि 87 जब गलत है तो उसको लागू ही क्यों करना चाहिए। कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया जी, उस सिद्धांत को ही लागू करना चाहिए जी। अगर उससे अलग जाके कोई नई चीज ये कर रहे हैं जी, जो संविधान के कानून के हिसाब से नहीं है तो वो पास होगी। चाहे 19 की परीक्षा हो, 20 की परीक्षा हो, 21 की परीक्षा हो, जी, इन्हें 100% रिजल्ट निकालना है। जी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो अनअमेंडेड रूल्स है 2015 उसके हिसाब से निकालना है। जी, तो कोई कंफ्यूजन बचता नहीं। जी। इन्हें 100% पे ही निकालना पड़ेगा। मेंस इसी बेसिस पे ले लेंगे तो फिर पास होगी। तो इसमें सर मतलब बीच में फॉर्मूले को किसी को अप्लाई नहीं कर सकते किसी भर्ती किसी हाल में, नहीं तो वो फिर कोर्ट में चली जाएगी। 100%। ओके सर, अगला सर क्वेश्चन था कि इन्होंने कहा है कि हम जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, 13% में अलग कर रहे हैं और 87% में अलग कर रहे हैं। ये किस चीज की नोटिफिकेशन? जो जैसे एमपीपीएससी 2019 का नोटिफिकेशन है तो उसमें जो पोस्ट है, पोस्ट, हाँ पोस्ट, तो उसको हम 2 भागों में डिवाइडेड कर रहे हैं। 13% पोस्ट अलग कर रहे हैं और 87% अलग कर रहे हैं। अभी इन्होंने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2020 का रिजल्ट भी जारी किया और उसमें भी ऐसा ही किया उन्होंने कि 87 की पोस्ट दे दी और 13% को होल्ड कर दिया। तो लीगली तरीके से किसी विज्ञापन को 2 भागों में तोड़ना लीगली है या नहीं है? नहीं, देखिए हम इसके कई बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जी। एक तो ये कभी भी बाइफरकेशन हो नहीं सकता जी। मान लीजिए कि बाइफरकेशन हो गया जी। अब वो जो 13% का आपका सीट्स है जी, उस पे कौन कम्पीट करेगा? केवल यूआर और ओबीसी। बाकी की कैटेगरी बाकी कैटेगरीज कहाँ जाएंगे? 87% पे ये जो बचे हुए लोग हैं 13% वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो एकदम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कुछ टिकेगा नहीं।
तो मतलब ये तो फिर इसके आधार पर हम सर ये भी कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने क्या किया कि नए फॉर्मूले से 2 कैटेगरी के 2 कट ऑफ निकाले हैं, ओबीसी के 2 हमने और वही कहा कि अगर उनका इंटरिम जो फॉर्मूला है, जो ये नया फॉर्मूला लेके आए हैं, उसी से सो कॉल्ड फॉर्मूला जी, उसके बेसिस पे अगर ये आगे बढ़ेंगे तो 100 समस्याएं आएंगी और वो अलग अलग नेचर की होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। उनमें से एक समस्या ये भी। जी सर अगला प्रश्न था कि यदि ओबीसी आरक्षण का केस जो है, क्योंकि आज भी इसकी हियरिंग थी और मुझे लगता है सरकार किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं ले रही है उसमें कि वो रिजल्ट आए, क्योंकि सरकार उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक देख रही है और उनको डर है कि अगर विपक्ष में आ गया, पक्ष में आ गया तो हमारा वोट बैंक का नुकसान होगा। और यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण मामला 4 साल से लंबित है। आज की हियरिंग भी हुई, उसमें भी कुछ नहीं निकला। 12 दिसंबर की हियरिंग कर दी उन्होंने, नेक्स्ट डेट दे दी है। तो यदि ये केस सॉल्व नहीं होता है और जो मुझे अनुमान है कि 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, तब तक यदि ये क्लियर नहीं होता है तो फिर परिणाम 100% पर नहीं आएंगे और 100% पर नहीं आएंगे तो वो लटकेगा। तो इसका सर क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि परिणाम गलत ना हो और ओबीसी आरक्षण अगर सॉल्व नहीं होता है तो बीच में कैसे रास्ता निकाल सकते हैं? मैं किसी भी वोट बैंक या चुनाव पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई समस्या है जिसके कारण दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या कॉम्प्लेक्स हो रहा है कोई प्रोसेस, तो उसका समाधान सबसे पहले निकालना चाहिए जी। उसको लेकर सरकार को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि ओबीसी की जो पिटीशन एडजर्न हो जाती है उसको अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी कोर्ट इस चीज को रिफ्यूज करेगी। लुकिंग टू दी सीरियसनेस, लुकिंग टू दी दिस डिफिकल्टी, क्योंकि चुनाव भी इसी समस्या के कारण तकलीफ आई थी। उसमें सीएम भी चले गए, बड़े बड़े मंत्री चले गए और वो जल्दी से करा के ले आए। इसमें भी थोड़ी सी रुचि दिखाएं 10-20%, तो ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी। इसमें कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अच्छा सर, तो फिर इसको लेके एक हमारी आपसे पूर्व में एक बार चर्चा हुई थी कि यदि सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो लॉस हो रहा सबसे ज़्यादा हम विद्यार्थियों का। इसके वजह से मध्य प्रदेश में न केवल एमपीपीएससी बल्कि व्यापम के द्वारा जितनी भी रिक्रूटमेंट की जाती हैं वो भी लटकी हुई हैं। तो इंटरवेंशन को लेके आपसे चर्चा हुई थी कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंटरवेंशन लगाने का। तो हमने काफ़ी विद्यार्थियों से इस विषय में चर्चा की। तो विद्यार्थी जो हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन पे जल्दी जजमेंट आए ताकि हमारी भर्ती प्रक्रिया 100% पे और सही सुचारू रूप से हो सकें। तो क्या कर सकते हैं इसमें अपन? इंटरवेंशन तो इट्स अ लीगल राइट, कोई भी इंटरवीन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है कोर्ट में जी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि पिटिशनर्स के जो लॉयर थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उन्होंने अपनी पूरी बहस कंप्लीट कर दी जी। स्टेट अगर अपनी तरफ से बहस करेगा जी, तो ये जिस दिन बहस करेगा उसी दिन हम समझते हैं रिजॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है कोर्ट में तो वो इंटरवीन कर सकता है जी, अर्ली हियरिंग लगा सकता है, मेंशन ले सकता है जी। और स्टेट के हाथ में, सरकार के हाथ में जल्दी करना। तो इसमें सर जो हम इंटरवेंशन अभी जैसे लगाने वाले हैं जैसे आपके माध्यम से, तो इसमें सर इंटरवेंशन यहाँ पे हाई कोर्ट में लगेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में? क्या होगा? हाई कोर्ट सर आप अपनी बात दोनों जगह कह सकते हैं, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट है और पिटिशन यहाँ पे पेंडिंग है तो हाई कोर्ट में पहले प्रेफर करना चाहिए। पहले हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में भी अगर फिर नहीं होती है अर्ली हियरिंग और इस पे जजमेंट नहीं आता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जा सकते। अच्छा, बिल्कुल जा सकते। इंटरवेंशन करने के बाद में सर आपको मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में लगभग में रजिस्टर्ड 45 लाख बेरोजगार हैं और उन सभी का जो लाइफ है इसी की वजह से परेशान हो रहे हैं वो। तो इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस विषय पे गंभीर दिखाएगा और वो जजमेंट जल्दी देने की कोशिश करेगा क्या इंटरवेंशन से? कोर्ट की, न्यायालय की गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लगना ही नहीं चाहिए जी। हम खुद उदाहरण हैं, हमने रात को कोर्ट खुलवाई हैं जी, इंदौर हाई कोर्ट खुलवाई हैं, संडे छुट्टी वाले दिन खुलवाई हैं। तो न्यायालय हमेशा तैयार है प्रकरण सुनने के लिए, न्यायाधीश हमेशा उपलब्ध है प्रकरण सुनने के लिए, लेकिन पक्षकार भी तैयार होना चाहिए। जब तक पक्षकार अपनी बहस ही पूरी नहीं करेगा, न्यायालय कैसे अपने ऑर्डर्स देंगे? याचिकाकर्ता बहस पूरी कर चुका है, कोर्ट सुनने के लिए तैयार है और सरकार बहस नहीं कर रही है। तो हमें कह सकते हैं सर कि इसमें अगर हम इंटरवेंशन करते हैं तो न्यायालय जल्दी सुनेगा। बिल्कुल हम प्रेयर करेंगे कोर्ट से कि स्टेट को डायरेक्ट करें कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसको कंक्लूड करें आर्गुमेंट को, केवल एडजर्नमेंट मांगने के लिए तो है नहीं सर।
जैसे सर इसमें अप्लाई करते हैं अपन इंटरवेंशन में, तो लगभग कितना समय लगेगा इसमें? इंटरवेंशन एप्लीकेशन इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ 5 minutes 10 minutes. You just have to move an application. लिस्टिंग का एक इशू होता है जी। फाइल करने के बाद मेंशन लीजिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, जल्दी हो जाएगा। इसमें सर इंटरवेंशन में जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं तो क्या कोर्ट पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चों का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कम है ज़्यादा है इससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो इंटरवेंशन में कितने भी बच्चे हो सकते हैं और हाँ। उसके आधार पर कोर्ट सुनेगा। बिल्कुल। सर एक इंटरवेंशन हो गया, एक मेरा क्वेश्चन है, ये पर्सनली किसी ने नहीं पूछा है कि इस समय मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है और इसके वजह से बच्चों के भविष्य लटके हुए हैं, यदि आप मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल होते, कानूनी सलाहकार होते, तो ऐसी स्थिति में कि फैसला नहीं आ पा रहा है उसके बीच में भी हम क्या सॉल्यूशन मध्य प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से दिया जाता कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो पाए और इसमें बीच का रास्ता निकाल के उनकी रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो जाए? देखिए, बीच का रास्ता ढूंढना ही सबसे बड़ी मूल समस्या का कारण है जी। आपको बीच का रास्ता क्यों चाहिए? कानून स्पष्ट है, 100% पे रिजल्ट निकले, आरक्षण का परसेंटेज जो 1994 के एक्ट में डिफाइन है उसी अनुसार परसेंटेज में रिजर्वेशन हो जी, और उसी अनुसार एग्जाम कंडक्ट की जाए। एडवर्टाइजमेंट में आपने रूल्स लिखे हैं, अधिनियम लिखे हैं, उसी अनुसार एग्जाम होनी चाहिए। इस बार या उस बार नहीं करनी एग्जाम तो स्पष्ट मना करिए कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, बंद कीजिए इसको। दे सकते हैं तो जो कानून बना है उसके हिसाब से दीजिए। बीच का कोई रास्ता आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस प्रोसेस फॉलो करके एग्जाम कंडक्ट करिए, तभी इसका सही जगह आप पहुंचेंगे, वरना आप कहीं नहीं पहुंच सकते। मतलब हमको शॉर्टकट रास्ते की बजाय जो मेन रास्ता है की आवश्यकता क्यों है? कानून ही स्पष्ट है तो कोर्ट को रिक्वेस्ट कीजिए, जल्दी डिसाइड हो जाएगा जी। और सर जैसे अगर इसमें मान लो कोर्ट से क्लियर जल्दी नहीं होता है तो क्या इंटरिम ऑर्डर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है? इंटरिम ऑर्डर कोर्ट दे चुकी है 40%। बिल्कुल क्लियर दे चुकी है। तो इंटरिम ऑर्डर ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा? अगर बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, बेस्ट सॉल्यूशन है डिसीजन का जजमेंट, फाइनल जजमेंट। आपको 27% करना है, 14 करना है, उस पर जजमेंट मांगिए कोर्ट से, जो जजमेंट आ जाए उसे फॉलो करिए। एक संवैधानिक संस्था है न्यायपालिका, एक देश का एक मूल मुख्य स्तंभ है, जो आपको उसको निर्णय उनको फॉलो करना चाहिए। तो कुल मिला के सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो फैसला अगर जजमेंट क्लियर आ जाएगा तो 100% पे रिक्रूटमेंट होगी, बिल्कुल, और 100% पे होगी तो ये 87-13% का फॉर्मूला नहीं लगाना होगा और रिजल्ट 100% पे सही आएंगे। बिल्कुल। तो मूल समस्या का कारण है 100% पे रिजल्ट जारी ना करना। मूल समस्या का कारण ये है, और अगर आप टेम्परेरी प्रक्रिया इसको आगे जारी रखना चाहते हैं तो अगर इंटरिम रूप से आप इसको चलाना चाहते हैं तो इंटरिम ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। आपको अगर सही कंक्लूड करना है तो इंटरिम ऑर्डर क्लियर है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्लियर है, उसके बावजूद आप एक नए फॉर्मूले ले लेके आते हो, इनपुट करते हो, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन सर, और अभी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है कि एमपीपीएससी में इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो गए थे, मेंस क्वालिफाइड थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हैं। तो इसकी वजह से सारे विद्यार्थियों में मध्य प्रदेश में, चूंकि न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग जिस प्रकार से आती है कि हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए और पीएससी को कहा कि जल्द जवाब पेश करें, आपने किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है, तो बच्चों के मन में एक द्वंद्व है इस बात को लेके कि क्या वास्तव में सबकी मुख्य परीक्षा हो पाएगी या फिर एडिशनल कहीं बीच में ना आ जाए। तो पढ़ने को लेके काफी डिस्टरबेंस है और एक बड़ा ही जेन्युइन मुद्दा है ये चीज को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको लेके, चूंकि अभी रिव्यू पिटीशन में आप अपीयर हुए थे, तो कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, और इनकी अभी जैसे एक याचिका और लगी हुई है जिसपे कल हियरिंग है, तो क्या इसमें संभावनाएं हैं, क्या नहीं है, क्या एडिशनल हो पाएगा कि नहीं, या फिर रीमेंस ही एकमात्र माध्यम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? सो फार एज लॉ इज कंसर्न, मेंस एक ही होगी, एडिशनल मेंस, 2 मेंस, 3 मेंस ऐसा कुछ नहीं होगा जी। रिव्यू उनकी सेटिस्फाइड हो गई, डिसमिस हो गई है जी। अगर कोई एडिशनल मेंस की प्रेयर करता है तो वो अनजस्टिफाइड है जी, बिकॉज जिस समय उन्होंने फॉर्म भरा था, जिस समय उनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए जी, तब ये क्लियर था जी, कि जो भी रिजल्ट आएंगे दैट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर्स ऑफ द
रिट पिटिशन जो किशोर चौधरी 542 फाइल हुई थी। जी जी। अब अगर आप एडिशनल मेंस की बात करते हैं कि साहब हमारा जो पहले डिविजनल बेंच ने ऑर्डर दिया, जजमेंट दिया जी, उसमें रिजल्ट क्लैश करने की तो बात ही नहीं थी जी। फिर एमपीपीएससी ने गलत इंटरप्रेट करके क्यों कर दिया जी, ये जो उन्होंने प्लीडिंग किया। जी जी। थोड़ा सा अगर कानून को ठीक से पढ़ेंगे तो अगर कोई प्रोविजन लॉ का अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है जी, तो ऐसा माना जाता है कि वो जिस समय से लागू, जिस समय पब्लिश हुआ था वहां से वो जीरो हो गया। इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो या नॉन एस्ट। नॉन एस्ट वॉइड एब इनिशियो अगर कोई कानून डिक्लेयर हो गया तो उसके बेसिस पे कोई भी अगर डिसीजन लिया गया है तो वो सब वॉइड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, इलीगल हो जाता है जी। अगर अब आपके जो पहले वाले रिजल्ट थे प्री के जी, वो रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे जहां तक हमें ध्यान आ रहा है 2004 का अमेंडेड रूल था 43D3 जी। अब 43D3 को डिविजनल बेंच ने कह दिया कि दिस इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद अगर उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए तो दैट टर्न्स इनटू वॉइड एब इनिशियो, वो शून्य हो चुके हैं जजमेंट। अगर इसको बचा के आगे से लागू करते हैं कि नहीं साहब यहां तक जो हो गया वहां तक ठीक मान लीजिए, उसके आगे से सही मान लीजिए, विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। ऐसा करने की अथॉरिटी केवल सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। जो हमारी डिविजनल बेंच में किशोर चौधरी में ऑर्डर हुआ जी, उसमें उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में जी, किसी ने ये चुनौती नहीं दी कि साहब ये जजमेंट गलत है जी, ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है जी, ये अल्ट्रा वायरस नहीं है जी, और इसको या इसको प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्यों लागू होना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई नहीं जी। गया। अब एक ऑर्डर जो चैलेंज नहीं हुआ दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट, वो सभी पे बंधनकारी है। जी। इसको लेकर अगर आप कहें कि नहीं साहब उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया या नई कोर्ट जो हमारी सिंगल बेंच है वो नई तरह से इंटरप्रेट कर ले, तो कानून का एक ही इंटरप्रिटेशन होता है। अल्ट्रा वायरस प्रोविजन है जी, रिजल्ट अल्ट्रा वायरस प्रोविजन के बेसिस पे दिए हैं जी, इसलिए वो रिजल्ट इप्सो फैक्टो खत्म हो गए, ऑटोमेटिक खत्म हो गए जी। इसके लिए कोई अलग से कोई पिटिशन लगाना, क्लैरिफिकेशन लगाना, ये कोई ठीक प्रोसेस नहीं। अच्छा। आई एम वेरी क्लियर कि अगर कोई एडिशनल मीन्स की मांग करते हुए रिट पिटिशन भी लगाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सस्टेन करे। जी। तो अभी जैसे सर एक पिटीशन पे कल जैसे हियरिंग है सिंगल बेंच पे, और उस दिन आप स्वयं थे वहाँ पे कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि उसको गलत तरीके से यूज किया गया है फॉर्मूले को, तो आप सिंगल बेंच से स्पष्टीकरण ले सकते हैं। देखिए हमने जो हम आर्ग्यूमेंट करने वाले थे वो पहली लाइन में कोर्ट ने क्लियर कर दिया जी, जी। कि हाउ दिस रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट क्लैरिफिकेशन उस चीज का चली जाए तो कंफ्यूजन हो। जी। अब आप ये कहें कि साहब ये तो कोर्ट ने लिखा ही नहीं है कि ऑर्डर क्वैश हो जाए, जी। तो जो चीज नहीं लिखी है वो नहीं लिखी है, उसमें क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब आप ऐसी लिबर्टी दे दें कि सिंगल बेंच इसको अपने अनुसार इंटरप्रेट कर दे, तो कोर्ट ने कहा इसमें किसको कंफ्यूजन है, कोर्ट हर जजमेंट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकती है। जी, जी, जी। तो उस लिबर्टी पे हमें भी ऑब्जेक्शन नहीं था, रिव्यू डिस्मिस हो गई। अब सिंगल बेंच भी इंटरप्रेट करेगी तो कानून की व्याख्या करेगी, कोई ऐसा नया कुछ नहीं हो गया, और आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी इंटरवीन करेंगे। अच्छा, जो मतलब एडिशनल बेंच को लेके एडिशनल बेंच होगा तो सभी के लिए डिफिकल्टी है, उसमें इंटरवीन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जी, 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 जी। ओके सर, एक सर क्वेश्चन जो है लगभग में सभी पूरे हो गए हैं, सभी स्टूडेंट्स के ही इशू थे। एक क्वेश्चन सर और है अभी कि इन सारे क्वेश्चंस को लेके हमने चर्चा की और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम कोर्ट में जा रहे हैं, अभी याचिकाएं लगा रहे हैं, लगभग हमारे 40 से 50 याचिका करता है इसमें हम। तो ये प्रश्न यहाँ पे ये है कि इसमें हम कितनी जल्दी इसमें मतलब स्टे लेके आ सकते हैं कि इस फॉर्मूले पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर क्या इसके आधार पे मेंस मतलब नहीं करवाना चाहिए, अभी रुक सकता है, अभी मेंस हो जाएगा तो उसके बाद क्या लागू होगा इसमें? देखिए चूंकि मैटर सब्जुडाइज है जी, खुद एमपीपीएससी को उसके जल्दी निराकरण का प्रयास करना चाहिए। जी। हम तो कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, याचिकाकर्ता कर रहे हैं, कोर्ट भी अपनी तरफ से कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि मेंस तक बात जाएगी नहीं। जी। आई एम होपफुल कि कोर्ट इस विषय में जो गलतियां हो गई हैं, इलीगैलिटीज हो गई हैं, उसको देखते हुए हम स्टे की प्रेयर करेंगे। देखिएगा मतलब जल्दी से जल्दी इस पे पहले रोक लगा दी जाए, उसको फिर करेक्ट किया जाए 100% पे, फिर मेंस करवाया जाए। बिल्कुल ऐसी हमारी डिमांड ऐसे हम प्रेयर करेंगे।
जी। तो सर इसकी याचिकाएं लग चुकी हैं क्या, लग गई हैं एक आध? जबलपुर में कुछ लगी है, आई गेस शायद ग्वालियर में भी किसी ने फाइल की हो। इंदौर में तो हमारी तैयारी है, हम समझते हैं कि तीनों याचिकाएं, तीनों शहरों की याचिकाएं, तीनों बेंचेस की याचिकाएं मर्ज होकर एक साथ ही हियरिंग होगी। जी जी जी। तो अभी आपके माध्यम से जो याचिका लग रही है वो इंदौर में लग रही है? इंदौर में लग रही है। तो वो सर कब तक मतलब रेडी हो? सब ऑलमोस्ट हम समझते हैं कल नंबर आ जाएंगे। अच्छा, कल नंबर रह जाएंगे याचिकाओं के। ठीक है सर, तो इन मुद्दों को लेकर एक चीज स्पष्ट हो चुका है कि 100% पे ही रिजल्ट आना चाहिए, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, और यही हमारी कोर्ट में डिमांड रहेगी। आप कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, बस सॉल्यूशन मतलब लेजिटिमेट सॉल्यूशन नहीं। जी जी जी। सही कानून के रूप से आपको करना है तो आपको जो रूल्स बने हैं उन्हीं के हिसाब से डिक्लेयर करना पड़ेगा। कोई भी नया इन्वेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब पीएससी अपने हिसाब से भले आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कानूनी रूप से वो सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स, ये प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, ये अलग अलग प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। 13% का कोई भी काम करने के पहले उसके नियम होने चाहिए, उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन जो ये अपनी तरफ से निकाल देते हैं जी, ये सस्टेन नहीं करेगा कोर्ट। लेकिन इन प्रैक्टिकल से सर सबसे ज्यादा लॉस जो है वो स्टूडेंट्स का ही हो रहा है 4 साल से। बिल्कुल हो रहा है, और ये एक अजीब सा है कि 87% अलग है, 13% पोस्ट अलग है। वो पोस्ट कौन सी है वो डिफाइन नहीं है जी। 13% वाले बच्चे 87 पे कॉम्पीट नहीं करेंगे, 87 वाले 13 पे नहीं करेंगे, और कट ऑफ अलग अलग है जी। जो जो ओबीसी कैटेगरी जो मेन लिस्ट की 87% वाली जी, उससे ज्यादा बच्चे यूआर कैटेगरी का कट ऑफ उससे अलग है, कम है जी। तो उन बच्चों को, ओबीसी वालों को मेन लिस्ट के यूआर कैटेगरी में क्यों नहीं डाला? कुछ इलॉजिकल सा है, और वो कोर्ट के ऑर्डर करती है। जी जी। तो सभी जितने भी हमारे याचिकाकर्ता हैं या अन्य जितने भी एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि आप सभी के इतने ही प्रश्न थे जो आप लोग चाहते थे कि इन पे हमको लीगल एडवाइस मिल जाए, और सौभाग्यवश कि सर ने इतना हमको समय दिया और आपके प्रत्येक क्वेश्चन का इतना डिटेल में सर ने आंसर किया है, उसके लिए सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि अगर रिजल्ट आता है तो वो 100% पर ही सही होगा। 100% के अलावा किसी भी चीज पर बढ़ती है पीएससी तो वो टोटली इलीगल होगा और उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसको लेके याचिका भी लग चुकी हैं, एक आध दिन में उसके पिटीशन नंबर आ जाएंगे, और सर का प्रयास है कि वो एग्जाम होने से पहले ही इस पे स्टे ले लेंगे। आगे जो भी जानकारी मिलेगी आपको सर के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे, और जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो सर के ऑफिस का हम नंबर आपको दे देंगे, जिनके नाम जुड़े हुए हैं वो संपर्क कर लें और आगे की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।